आज हमारा टॉपिक है काल। आज हम लोग काल के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। आप लोग टेंस से बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर टेंस लिख दिया है। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि काल कहते किसे हैं। कार्य के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो कार्य हो रहा है उसके समय वह कार्य पूर्णता को प्राप्त हो चुका है कि अभी अपूर्ण है, मतलब कि अभी हो रहा है। तो मतलब होने न होने का बोध जहाँ पर होगा उसे काल कहते हैं। आप इसे सिंपल वे में बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वाक्य में जिससे क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो क्रिया हो रही है उसके समय का जहाँ बोध होगा उसे काल कहेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, राम जाता है। यह वाक्य वर्तमान काल का वाक्य है क्योंकि यहाँ पर जो जाने का कार्य है वह वर्तमान में चल रहा है। और आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि, या आप इसे समझने के लिए ये जान लीजिए कि वाक्य में काल के लिए कोई शब्द अलग से नहीं आता, बल्कि क्रिया ही काल को बताती है। मतलब कोई अलग से वर्ड ऐड नहीं होगा, जो क्रिया है वही काल का बोध कराएगी हम लोग को। काल के भेद, काल के तीन भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। वर्तमान काल की परिभाषा क्या है जान लेते हैं। वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है। ठीक है, मतलब जो क्रिया होगी उसकी निरंतरता बनी रहेगी। या दूसरे शब्दों में आप लोग बोल सकते हैं कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी चल रही है, निरंतरता का आशय यहाँ पर मतलब कि चल रही है, ठीक है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, अजय नहा रहा है, लड़का पढ़ता है। ठीक है, जो क्रिया है उसमें अभी निरंतरता बनी है। अजय जो है वो नहा रहे हैं अभी, ठीक है। लड़का जो है अभी पढ़ रहा है, जो क्रिया की जा रही है उसमें निरंतरता बनी है, मतलब कि कार्य अभी चल रहा है। तो यह वर्तमान काल का उदाहरण हुआ। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। आइए पांचों भेद के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। पहला है सामान्य वर्तमान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है पूर्ण वर्तमान, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है संदिग्ध वर्तमान, इंग्लिश में बोलेंगे से डाउटफुल प्रेजेंट। और पांचवा है संभाव्य वर्तमान, मतलब कि प्रेजेंट कंजक्टिव। ठीक है, इंग्लिश मैंने बता दी है क्योंकि अगर हिंदी में कोई भी कठिनाई हो तो इंग्लिश से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को हिंदी के कुछ वर्ड जैसे ये सब, जैसे संभाव्य संदिग्ध में डिफ़िकल्टी आती है, तो उन लोगों के लिए मैंने यहाँ इंग्लिश लिख दिया है। अब हम लोग सामान्य वर्तमान के विषय में सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि सामान्य वर्तमान है क्या। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कि जो क्रिया है उससे यह बोध होगा कि कार्य वर्तमान समय में भी चल रहा है, तो वह सामान्य वर्तमान काल होगा। उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया, राम पढ़ता है। जो पढ़ने की क्रिया है वह भी वर्तमान में चल रही है। और इसे कैसे पहचानेंगे, इसका ट्रिक जान लीजिए। क्रिया के अंत में ता ते ती लगा रहेगा तथा सहायक क्रिया है जुड़ा होगा। ठीक है, जो सहायक क्रिया है जुड़ा होगा और क्रिया के अंत में ता ते ती लगा होगा। जैसे पढ़ता, पढ़ना यहाँ पे जो क्रिया है उसके अंत में ता लगा है, तो यह इसे पहचानने का ट्रिक है। फिर दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी परिभाषा क्या है हम लोग जान लेते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया जरा सी बाधित हुए बिना लगातार चल रही है। ठीक है, जो क्रिया है वो जरा सी बाधित हुए बिना लगातार चल रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, राम पढ़ रहा है। जो पढ़ने की क्रिया है वह जरा सी बाधित हुए बिना लगातार चल रही है। अब कैसे पहचानेंगे, क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे आदि आता है। ठीक है, इसे पहचानने का क्या ट्रिक है, लास्ट में रहा, रही, रहे आएगा। किसके लास्ट में आएगा, क्रिया के अंत में। पढ़ना क्या है, क्रिया है, उसके लास्ट में क्या लगा है, रहा लगा है, तो यह सेंटेंस तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है। फिर तीसरा है हम लोग का पूर्ण वर्तमान। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पूर्ण मतलब पूर्णता को प्राप्त हो चुका होगा। और इसकी इंग्लिश क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्या बोध कराएगा, जो भी सेंटेंस होगा वह यह बोध कराएगा कि जो कार्य है वह बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब रिसेंटली समाप्त हुआ है, तो वह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होगा।
उदाहरण देख लेते हैं। राम पढ़ चुका है, ठीक है, मतलब पढ़ने की जो क्रिया है वो अभी अभी तुरंत समाप्त हुई है। आप इसे पास्ट में नहीं ले जाएंगे कि पढ़ चुका है मतलब पढ़ने की क्रिया हो चुकी है तो यह भूतकाल का सेंटेंस है, लेकिन नहीं, राम पढ़ चुका है, क्यों पढ़ चुका है लगा है इसके लास्ट में, इसलिए यह पूर्व वर्तमान का उदाहरण है, ठीक है। और इसे कैसे हम लोग पहचानेंगे? जब वाक्य की मुख्य क्रिया भूतकाल की हो, ठीक है, मुख्य क्रिया जो है भूतकाल की हो तथा सहायक क्रिया वर्तमान काल की हो तो वहाँ पूर्व वर्तमान काल होता है। फिर आपका है चौथा संदिग्ध वर्तमान, नाम से ही क्लियर हो रहा है, डाउट, जहाँ पर संदेह की स्थिति बनी रहेगी वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। कैसे होगा, परिभाषा जान लेते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने या न होने में संदेह बना रहे, मतलब वाक्य में जो क्रिया है उसके होने न होने में संदेह बना रहे तथा यह तय हो कि यदि क्रिया हो रही होगी तो इसी समय हो रही होगी, ठीक है, मतलब यदि क्रिया हो रही होगी तो इसी समय हो रही होगी तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा और उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। क्या डिफिनेशन से क्लियर हुआ कि क्रिया के होने न होने का बिल्कुल पता नहीं होगा और यदि क्रिया हो रही होगी तो इसी समय हो रही होगी, मतलब कि संदेह जहाँ बना रहे वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होगा। उदाहरण ले लेते हैं, राम पढ़ता होगा, क्रिया के होने न होने में संदेह बना है, अगर पढ़ रहा होगा तो इसी समय पढ़ रहा होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई ना कि मतलब संदेह बना है। और इसको कैसे पहचानेंगे उसका ट्रिक जान लेते हैं। जब क्रिया के बाद होगा, होगी, होंगे लगा हो तथा क्रिया वर्तमान का भाव दे रही हो तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। आपको क्या समझना है कि लास्ट में बस होगा, होंगी, होगा लगा होगा तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा, बस इसी से आपको पहचानना है। फिर आपका लास्ट है संभाव्य वर्तमान, ठीक है। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान की इंग्लिश क्या है? प्रेजेंट कंजंक्टिव। प्रेजेंट कंजंक्टिव की अब परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। नाम से ही देखिए क्लियर हो रहा है कि संभावना जहाँ पर बनी रहेगी, ठीक है। इसकी परिभाषा है कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना पाई जाती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरे वे में आप बोल सकते हैं कि जहाँ क्रिया के होने न होने में अनिश्चितता हो पर होने के अवसर अधिक हो, ठीक है, मतलब क्रिया हुई है कि नहीं है उसमें अनिश्चितता है लेकिन होने के अवसर अधिक होंगे। उदाहरण देख लीजिए, राम पढ़ता हो, यहाँ पे जो हो लगा है लास्ट में, यह इसे पहचानने का ट्रिक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान में हम अंतर कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के बाद होगा, होगी और होंगे लगा होता है, जबकि संभाव्य वर्तमान में क्रिया के बाद हो लगा होता है, ठीक है। संदिग्ध में संदेह बना रहेगा, संभाव्य में होने न होने की संभावनाएं पाई जाएंगी और संभावनाओं की मात्रा अधिक होगी, मतलब कि अवसर अधिक होंगे। और बेसिक डिफरेंस है कि संदिग्ध में होगा, होंगी और होंगे लगा होगा और संभाव्य में हो लगा होगा लास्ट में। तो यह रहा आपका वर्तमान काल। अब हम लोग आते हैं भूतकाल पर, ठीक है। भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। सभी लोग जानते हैं कि जो कार्य बीते हुए समय में हुआ होता है उसे हम लोग भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे वे में आप बोल सकते हैं कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़की ने पुस्तक पढ़ी, लड़का सड़क पर खड़ा था, ठीक है। यहाँ पढ़ी, लड़की ने पुस्तक पढ़ी में लिखा है ना पढ़ी, मतलब पढ़ी है वो की मतलब वो पढ़ चुकी है लड़की पुस्तक को, तो यह भूतकाल का सेंटेंस है। दूसरा क्या था, लड़का सड़क पर खड़ा था, ठीक है, लड़का जो है सड़क पर खड़ा था, अब वह जा चुका है, तो यह भूतकाल का सेंटेंस है। भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है पूर्व भूत, पांचवा है संदिग्ध भूत और छठवां हेतु हेतुमत भूत, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य भूत की चर्चा करेंगे कि सामान्य भूत क्या है। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है परंतु कब समाप्त हुआ उसका बोध ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब कि जो कार्य है वह समाप्त हो गया लेकिन उसकी समाप्ति के समय का बोध जहाँ पर ना हो वहाँ सामान्य भूत होता है। इसका उदाहरण है सीता गई, या आप बोल सकते हैं लड़की आगरा गई, लड़कों ने पतंग उड़ाई, मोहन ने पत्र पढ़ा,
ठीक है। और इसमें सहायक क्रिया नहीं लगी होगी, ठीक है। यह इसको पहचानने का एक तरीका आप लोग जान लीजिए, ट्रिक जान लीजिए आप लोग कि कैसे पहचानेंगे। जब वाक्य में मुख्य क्रिया कार्य की समाप्ति का बोध कराए, ठीक है, जो मुख्य क्रिया है वह कार्य की समाप्ति का बोध कराए तथा वाक्य में सहायक क्रिया न हो तो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है। जो मुख्य क्रिया है सीता गई, गई में जो गई है वह कार्य की समाप्ति का बोध करा रही है, और इसमें देखिए है जो सहायक क्रिया है होता है वह इसमें नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ा होता तो सेंटेंस होता सीता गई है या गई थी भी आप बोल सकते हैं। तो जब नहीं जुड़ा है तो यह सामान्य भूत का उदाहरण है, इसमें सहायक क्रिया नहीं होगी, यह इसे पहचानने का तरीका है। फिर दूसरा है आसन्न भूत, जिसे हम लोग इंग्लिश बोलेंगे रीसेंट पास्ट, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं कि रीसेंट पास्ट होता क्या है। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जो कार्य है वह अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ है, रिसेंटली हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने इस कार्य को अभी रिसेंटली ही तो समाप्त किया है, ठीक है। तो जहाँ पर तुरंत समाप्त होने का बोध हो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। उदाहरण इसका ले लेते हैं हम लोग, सीता गई है, जो जाने का कार्य है वह सीता ने अभी तुरंत समाप्त किया है। या आप बोल सकते हैं लड़की आई है, लड़कों ने स्वागत किया है, चिड़िया ने दाना चुगा है। तो ये रहे कुछ आसन्न भूत के उदाहरण। और हम लोग आसन्न भूत को कैसे पहचानेंगे ये भी जान लीजिए। जब मुख्य क्रिया कार्य की समाप्ति का बोध कराए तथा सहायक क्रिया है हो तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। मतलब सहायक क्रिया है हो जहाँ लगा रहेगा वहाँ आसन्न भूत होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि वर्तमान काल में जो आपने अभी पूर्ण वर्तमान पढ़ा था वह और आसन्न भूतकाल, जो भूतकाल का यह दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा भेद है आसन्न भूत और वर्तमान काल का जो तीसरा पार्ट था पूर्ण वर्तमान, यह दोनों ही सेम है, ठीक है। दोनों सेम होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है कि यह कार्य मतलब अगर पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत राम पढ़ चुका है उदाहरण दिया है तो यह वर्तमान काल में हो रहा है, और अगर यही भूतकाल के अंदर आपको दे दिया कि पहचानिए कि यह कौन सा भूतकाल के अंतर्गत आएगा तो आप वहाँ पर आसन्न भूत लगाएंगे, लेकिन दोनों ही चीज़ें सेम है, ठीक है। जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं, लड़की ने पत्र पढ़ा है, इसे आप आसन्न भूतकाल भी बोल सकते हैं, इसे पूर्ण वर्तमान भी बोल सकते हैं। और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दोनों एक साथ नहीं देगा कि ये आसन्न भूत है कि पूर्ण वर्तमान है, क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ें हैं। अब हम तीसरे पर आते हैं, पूर्ण भूत। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पूर्ण होगा, जो कार्य होगा वह पूर्णता को प्राप्त हो चुका होगा। इसकी डिफिनेशन मतलब कि परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि परिभाषा क्या है। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बहुत समय पहले समाप्त हो गया है, ठीक है। जो कार्य है वह बहुत पहले समाप्त हो गया है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे हम लोग। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, सीता गई थी, जाने का कार्य जो है वह बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, तो इसलिए यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पहचानेंगे कैसे, पहचानने की ट्रिक जान लेते हैं। जब वाक्य में मुख्य क्रिया कार्य की समाप्ति का बोध करे तथा सहायक क्रिया था थे थी लगा हो तो वह पूर्ण भूतकाल होता है। मतलब कि था थे थी जब लास्ट में लगा होगा, लास्ट में मतलब कि सहायक क्रिया के रूप में जब था थे थी लगा होगा तो वो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण होगा। अब हमने अब तक क्या पढ़ा, सामान्य भूत पढ़ा, आसन्न भूत पढ़ा और पूर्ण भूत पढ़ा। अब हम इन तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। सामान्य भूत में समय का बोध नहीं होगा, ठीक है, समय का बोध नहीं होगा, सहायक क्रिया नहीं लगी होगी, तो जिस सेंटेंस में समय का बोध ना हो, सहायक क्रिया ना लगी हो, वह सामान्य भूत का उदाहरण हुआ। आसन्न भूत में कार्य जो है वो अभी अभी समाप्ति को प्राप्त हुआ होगा, हाँ मतलब रिसेंटली समाप्त होगा, और उसके लास्ट में है लगा होगा, हो लगा होगा। और पूर्ण भूत में जो कार्य होगा वो काफ़ी समय पूर्व समाप्त हो चुका होगा, लास्ट में था थी लगा होगा। अब हम लोग चौथा पढ़ते हैं, अपूर्ण भूत, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी डिफिनेशन क्या है हम लोग ये जान लेते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य प्रारंभ हो चुका था पर यह न पता चले कि कार्य समाप्त हुआ अथवा नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, अपूर्ण मतलब जो कार्य है वह समाप्त हो गया, सॉरी मतलब कि जो कार्य है वह प्रारंभ हो चुका है लेकिन वह समाप्ति को प्राप्त हुआ कि नहीं इसका ज्ञान जहाँ पर ना हो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। उदाहरण ले लेते हैं, सीता जा रही थी, ठीक है, कार्य प्रारंभ हो गया जाने का पर वह वहाँ जा चुकी हैं,
हाँ, मतलब पहुँची कि नहीं पहुँची इसका बोध नहीं है, तो यह अपूर्ण भूत का उदाहरण है। फिर आपका है 5वां संदिग्ध भूत। नाम से ही क्लियर है, डाउटफुल पास्ट। हाँ, जहाँ पर डाउट की स्थिति हो। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता न चले कि कार्य समाप्त हुआ अथवा नहीं, पर यह निश्चित होगा कि यदि कार्य समाप्त हुआ होगा तो समाप्त हो चुका होगा, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मतलब कि संदेह की स्थिति बनी रहेगी कि कार्य समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ होगा तो हो चुका होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति को हम लोग संदिग्ध भूतकाल के अंतर रखेंगे। इसका उदाहरण है सीता गई होगी। एक उदाहरण आप और ले सकते हैं कि चिड़िया ने दाना चुगा होगा, या आप लोग बोल सकते हैं कि लड़कों ने गाड़ी को धक्का दिया होगा। मतलब दिया है कि नहीं दिया, चिड़िया ने दाना चुगा है कि नहीं चुगा है। ठीक है, उसका बोध नहीं हो पा रहा है, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, संदेह की स्थिति बनी है, तो यह संदिग्ध भूत का उदाहरण है। फिर है हमारा लास्ट 6वां पॉइंट, हेतु हेतु मद भूत। हाँ, आप लोग के सामने अब पहली बार वाक्य आया होगा कि हेतु हेतु मद भूत क्या है, इसलिए इसकी इंग्लिश आप लोग जान लीजिए, कंडीशनल पास्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग परिभाषा से क्लियर करते हैं कि हेतु हेतु मद भूत आखिरकार है क्या। जब किसी वाक्य में एक कार्य दूसरे कार्य का कारण हो, ठीक है, एक कार्य जो होगा वह दूसरे कार्य का कारण होगा, और पहला कार्य न होने के कारण दूसरा कार्य भी न हो, तो वहाँ हेतु हेतु मद भूत काल होता है, मतलब कंडीशन। हाँ, इंग्लिश से क्लियर करने की कोशिश करिए कि जहाँ कंडीशन हो। ठीक है, एक कार्य दूसरे कार्य का कारण होगा, और यदि पहला कार्य नहीं होगा तो दूसरा कार्य भी नहीं हो पाएगा। इसका उदाहरण मैंने दिया सीता जाती। ठीक है, या आप और ले सकते हैं कि यदि तुम आते तो मैं जाता। ठीक है, दो वाक्य हैं इसमें कि तुम आते, फिर दूसरा मैं जाता, और ना वो आए ना मैं गई। ठीक है, तो पहला कार्य ना हुआ ना दूसरा कार्य हो पाया, तो यह हेतु हेतु मत भूत का उदाहरण रहा। आप इसको समझने के लिए यह भी मतलब जान लीजिए कि जब दो वाक्य आपस में जुड़े हो और विकल्प भूतकाल से हो तो हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। या आप लोग ये भी जान लीजिए कि जब दो वाक्य आपस में जुड़े हों और क्रिया की समाप्ति का पता चले तो वहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। तो मैंने अभी ये जो 2 पॉइंट बताए कि जब दो वाक्य आपस में जुड़े हो और विकल्प भूतकाल से हो, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है जब दो वाक्य आपस में जुड़े हों और क्रिया की समाप्ति का पता चले। तो ये 2 तरीके थे हेतु हेतु मत भूतकाल को पहचानने के, या आप इसे ट्रिक भी बोल सकते हैं। मैंने ब्रैकेट में ट्रिक दे दिया है, क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। आपको ऐसे ही समझना है कि जो भी वाक्य में सेंटेंस दिया उसमें क्रिया होने वाली थी पर हो नहीं पाई, तो यह हेतु हेतु मत भूत का उदाहरण होगा। फिर हम लोग आते हैं भविष्य काल पे। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि भविष्य काल है क्या। भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है। ठीक है, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है। इजी वे में आप लोग बोल सकते हैं कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। मतलब जो कार्य है अभी होने वाला है। वर्तमान काल में क्या होता है, निरंतरता रहती, मतलब कार्य चलता रहता है। भूतकाल में हो चुका होता है, मतलब समाप्ति हो चुकी होती है। भविष्य काल में भविष्यत काल का बोध होगा कि मतलब कि कार्य अभी होने वाला है। जैसे उदाहरण ले लीजिए आप लोग, मोहन गीत गाएगा, मतलब मोहन गीत गाने वाला है। चिड़िया दाना चुगेगी, जो चिड़िया है वह दाना चुगने वाली है। तो इन दोनों वाक्यों से कार्य के अभी होने का बोध हो रहा है। कार्य हुआ नहीं, न हो चुका है, कार्य होने वाला है। मोहन गीत गाने वाला और चिड़िया दाना चुगने वाली है। ठीक है, भविष्य काल के 3 भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्य, दूसरा है संभाव्य भविष्य, और तीसरा और आखिरी है हेतु हेतुमत भविष्य। तो अब हम लोग सबसे पहले सामान्य भविष्य के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आइए अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आप लोग को और भविष्यकाल के विषय में यहाँ पे बता दूँ कि भविष्यकाल में भले ही क्रिया अभी भविष्य में होने वाली हो, पर क्रिया का होना निश्चित होता है। ठीक है, मतलब भले ही जो कार्य है वो भविष्य में होने वाला है, लेकिन निश्चितता है कि कार्य होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सामान्य भविष्य पे आ जाते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे।
डिफिनेशन क्या था? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कार्य अभी होने वाला है लेकिन निश्चितता होगी क्योंकि भविष्य काल के अंतर्गत है कि कार्य होगा। तो इसका उदाहरण है राम पढ़ेगा। राम पढ़ने वाला है। ठीक है, राम पढ़ने वाला, यह कार्य भविष्य में होगा, पढ़ने का जो भविष्य में होगा, लेकिन यह निश्चित है कि राम पढ़ेगा। और इसे पहचानने के लिए आप लोग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं तरीका कि जब मुख्य कार्य के अंत में गा गे गी लगा हो और कार्य भविष्य में होना निश्चित हो तो वहाँ सामान्य भविष्यकाल होता है। मतलब कि यह पहचानने का ट्रिक है कि लास्ट में गा गे गी लगा होगा। ठीक है, मतलब जिस वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हो वह वाक्य सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। फिर दूसरा है हम लोग का संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर कंजंक्टिव। ठीक है, तो आइए अब इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। संभाव्य नाम से ही क्लियर है, संभावना होगी। तो परिभाषा है वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना पाई जाती है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो कार्य है वह उसके होने की संभावना पाई जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल होगा। भविष्यकाल की निश्चितता यहाँ अनिश्चितता में बदल जाएगी। तो भविष्य काल में जो कार्य की होने की निश्चितता थी अब वह यहाँ पर अनिश्चितता में बदल जाएगी। ठीक है, अभी तुमने बोला ना कि भविष्य काल में जो भी कार्य है होगा, यह तो निश्चित है कि होगा, लेकिन जो निश्चितता थी वह संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत अनिश्चितता में बदल जाएगी। उदाहरण देखते हैं। संभव है राम पढ़े। ठीक है, संभव है कि राम पढ़े, मतलब कि जो निश्चितता थी वह अनिश्चितता में बदल गई। एक उदाहरण आप लोग और ले सकते हैं कि संभवतः मोहन आगरा जाएगा। ठीक है, संभवतः मोहन आगरा जाए। एक उदाहरण और ले लीजिए, हो सकता है कल बारिश हो, या फिर शायद पिताजी दिल्ली जाएं। हाँ, मोहन साइकिल चलाने जा सकता है। तो जितनी भी संभावनाओं में मतलब कि अब तक निश्चितता थी, संभावनाएं अनिश्चितता में बदल गईं। तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य हो गया। भविष्य के अंतर्गत जब संभावनाएं आ जाए तो वहाँ संभाव्य भविष्य काल का सेंटेंस वो बन जाएगा। ठीक है, संभव है राम पढ़े। हाँ, मतलब संभावना बताई जा रही है, निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता आ गई है। फिर हम लोग तीसरे और आखिरी के विषय में अध्ययन करते हैं हेतु हेतु मत भविष्यत। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंडीशनल फ्यूचर बोलेंगे। कंडीशनल फ्यूचर की परिभाषा, तो कंडीशनल फ्यूचर की डिफिनेशन है कि जब वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो परंतु दोनों क्रियाएं अभी होने वाली हो तो वहाँ हेतु हेतुमत भविष्य काल होता है। ठीक है, मतलब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होगा और क्रिया अभी होना बाकी है। ठीक है, दो चीज़ें डिफिनेशन से क्लियर हो रही हैं कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो और दूसरा है क्रिया अभी होना बाकी है। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ पर होंगी वहाँ पर हेतु हेतुमत भविष्य होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। ठीक है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, छात्रवृत्ति जब मिलेगी तभी तो राम पढ़ेगा। हाँ, जब दो वाक्य आपस में जुड़े हों और काल भविष्य हो तो वहाँ हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। हाँ, ये तो आप लोग जान रहे हैं। और यहाँ पर क्या डिफिनेशन में मतलब क्लियर हुआ कि एक क्रिया होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है और क्रिया अभी होना बाकी है। हाँ, मतलब छात्रवृत्ति मिलना अभी बाकी है, जब मिलेगी तभी तो राम पढ़ेंगे। तो छात्रवृत्ति मिलेगी तो राम पढ़ेगा। एक क्रिया का हो, जब एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया भी संपन्न होगी, दोनों क्रिया आपस पर में निर्भर हैं। या उदाहरण आप और ले सकते हैं कि यदि वर्षा होगी तो मेढक टर्राएंगे। हाँ, जब वर्षा होने की क्रिया होगी तभी तो मेढक टर्राएंगे। मेढक टर्राने के लिए वर्षा पर निर्भर हैं और टर्राने की क्रिया होना अभी बाकी है। या और उदाहरण से आप इसे क्लियर कर लीजिए, वह परिश्रम करेगा तो पास होगा। हाँ, जब वह परिश्रम करेगा, परिश्रम करने की क्रिया होगी तभी तो पास होने की क्रिया होगी। पास होने की क्रिया तो परिश्रम करने पर निर्भर है और पास होना अभी बाकी है, मतलब जब वह परिश्रम करेंगे तभी तो पास होंगे। एक उदाहरण और ले लीजिए इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए कि लड़का हरिद्वार जाएगा तो गंगा नहाएगा। ठीक है, हरिद्वार जाना भी बाकी है, जब वह जाएंगे तभी तो गंगा नहाएंगे। तो ये रहा आपका काल।
और काल अब यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत से एग्जाम्पल देने की कोशिश की इसमें कि और डिफिनेशन भी सबकी बताई अच्छे से, ट्रिक भी मैंने लगभग सभी का आपको दे दिया है, ताकि जो भी आप लोग को इसमें कठिनाई आ रही हो पढ़ने में वो आज क्लियर हो गई हो। तो आज के लिए थैंक यू।